Good evening, everyone. Screen visible, voice clear. चला जाए आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में जो हम असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे उसे कंक्लूड करते हैं। मेन पॉइंट हमारा एम्प्लॉय डिलीट करने वाला डिस्कशन था। आई थिंक वो क्लियर है। प्रांजल को डाउट है? हाँ जी प्रांजल बोलिए, करिए माइक ऑन, पूछिए। सर आपने जो ये ऑर्फन का बताया था। सर ये मैंने। ऑर्फन यस सर, ऑर्फन। ऑर्फन रिमूवल इक्वल टू ट्रू। हाँ जी। सर इसमें मेरे बिना ऑर्फन रिमूवल के भी हो रहा है वो। बिना ऑर्फन रिमूवल के ट्रांजैक्शन लगा के हो रहा होगा। नो सर, बिना ट्रांजैक्शनल के यहाँ से डिलीट भी हो रहा था, मतलब डिलीट क्वेरी भी चल रही है अपडेट के साथ। नहीं, आपने कौन सा करा हुआ था? फेच टाइप क्या था आपका? पर फैच टाइप, हाँ, ईगर। फेच टाइप ईगर था ना? यस सर। ठीक है। फेच टाइप लेजी होगा मेरे ख्याल से, ईगर नहीं होगा। नो सर, वापस से चेक करो चेक एक भी बार। किया। अगर फेच टाइप तुमने ईगर करा होगा, चलो अपन करते हैं तुम्हारे सामने। आपकी बात अगर मैं मानूं तो आप ये कह रहे हो कि मैंने ऑर्फन रिमूवल नहीं लगाया। ठीक है। यस सर। फेच टाइप मेरा ईगर था, ऑर्फन रिमूवल मैंने लगाया ही नहीं है। यस। चलो मैं भी हटाता हूं ऑर्फन रिमूवल। ठीक है। यस। और ये वाला जो आपके पास डिलीट था, ये डिलीट काम कर रहा था। कौन से वाले डिलीट की बात कर रहे हो? ये वाला डिलीट यस सर, यही वाला। जो पहले डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय को हटा रहा है और फिर एम्प्लॉय को टोटली डिलीट कर रहा है, ये वाला। यस सर, यही वाला। ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। सबसे पहले हम माई एसक्यूएल में चलते हैं, अपने डेटाबेस को क्लीन कर देते हैं। ठीक, डेटाबेस कौन सा था हमारा? रेल अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर टू। सो ये रूट में लॉगिन करा, यूज रेल अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर टू में गए, शो टेबल्स, ड्रॉप टेबल ईएमपी, ड्रॉप टेबल डीपीटी। ठीक है। यहां आते हैं, अपनी एप्लीकेशन के मेन फाइल को अपन रन करते हैं। और हमारे रनर के अंदर हमने ये कोड लिखा हुआ है। पहले हमने दो डिपार्टमेंट्स बनाए, उनमें दो दो एम्प्लॉयज ऐड करें, और उसके बाद एम्प्लॉय जिसकी आईडी 1 है यानी मयंक को डिलीट कराया। बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। क्या हुआ? अगर मैं जाकर ईएमपी में चेक करूं तो मयंक का रिकॉर्ड आ रहा है। सर मेरे में ये मयंक का रिकॉर्ड भी नहीं दिख रहा था, डिलीट हो गया था वो भी। भेजना मुझे कोड, तुमने कुछ और करा होगा, सेटिंग्स कुछ और कर दी होगी बेटा। जो ठीक। तुम कह रहे हो वही तो कर रहा हूं मैं, देखो। यस सर, मैंने यहाँ पर सेम कुछ तुमने किया या था मैंने। तुमने यहाँ पर या तो फेच टाइप ईगर की जगह कर दिया होगा लेजी, तब ऐसा हो सकता है। या फिर तुमने ट्रांजैक्शन लगाया होगा। अगर ऑर्फन रिमूवल नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मयंक का रिकॉर्ड नहीं हटेगा, सिर्फ एसोसिएशन टूट जाएगा, नल आ जाएगा, डेटाबेस में मयंक का भी रहेगा। भले ही तुम्हारा कोड एम्प्लॉय डिलीटेड बोलेगा, लेकिन हटेगा। देखो ना, डिलीट क्वेरी कहाँ फायर हुई है? पूरे कोड में देखो कहाँ डिलीट फायर हुआ है। सेलेक्ट इंसर्ट सेलेक्ट इंसर्ट सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, अपडेट फायर हुआ है मयंक के लिए। सर इसके बाद ही डिलीट फायर हुआ था मेरे में। अच्छा देख, भेजना, तुम मुझे कोड शेयर करना है ना। लेट्स सी यस। तुमने क्या करा है ऐसा। यस। ठीक है। तो अब एक बार फिर से इसको मैं ऑर्फन रिमूवल पे ले आता हूं, अगर लाइक दिस, और फिर से मैं इस कोड को चलाऊं, ऑफ कोर्स टेबल को एम्प्टी करके, देन माय कोड शुड वर्क और मयंक का रिकॉर्ड भी हट जाना चाहिए। सो ड्रॉप टेबल ईएमपी, ड्रॉप टेबल डीपीटी, लेट्स रन दी एप्लीकेशन अगेन, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप।
यहीं से पता लग जाएगा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि डिलीट क्वेरी फायर करी है जेपीए ने। अब जाकर अगर मैं वेरीफाई करूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो एज यू कैन सी मयंक का रिकॉर्ड अपन को नहीं दिख रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, डिपार्टमेंट तो रहेगा। ठीक, अब फटाफट बाकी बचे हुए टास्क कर लेते हैं, तो हमारा ये वन टू मेनी बाय डायरेक्शनल खत्म हो। अब आपका अगला टास्क था एम्प्लॉय का नाम अपडेट करना है। जल्दी से गाइड करिए क्या करेंगे। एम्प्लॉय का नाम अपडेट करना है, जल्दी से गाइड करिए क्या करेंगे। पब्लिक वॉइड अपडेट ईएमपी नेम। कितने पैरामीटर? वेरी गुड, दो पैरामीटर। कौन कौन से दो? एक एम्प्लॉय की आईडी जिसके बेसिस पर आप ढूंढेंगे, और एक वो नया नाम जो आप देंगे। ठीक है, ग्रेट। अंदर का पार्ट, पहला वाला पार्ट यही रहेगा। जी, पहला वाला पार्ट यही रहेगा। अपडेट करने से पहले ढूंढना तो पड़ेगा ना कि एम्प्लॉय मिल भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक, अगर ये इफ फॉल्स है, इसका क्या मतलब? एम्प्लॉय मिला? जल्दी बोलिए, अगर ये इफ फॉल्स है इसका क्या मतलब? एम्प्लॉय मिल गया। यस, अगर एम्प्लॉय मिल गया तो क्या करना है आपको? अगर एम्प्लॉय मिल गया तो वो जो आपका एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है उसके नाम को सेट कर देना है ना। ईएमपी डॉट, क्या नाम है? ईएमपी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एमपी लिख दिया, शुड बी ईएमपी, है ना। राइट, तो यहां लिख देंगे आप ईएमपी डॉट फॉलोड बाय सेट नेम न्यू नेम। सही है, सही है। लेकिन ये तो आपका ऑब्जेक्ट अपडेट हुआ, डेटाबेस अपडेट हुआ क्या? नहीं हुआ। डेटाबेस अपडेट होने के लिए रेपो को सेव करना पड़ेगा। यस, तो आप बोलोगे ई रेपो डॉट सेव, और पैरामीटर में पास कर दोगे आप ईएमपी। ठीक, ये होने के बाद आप मैसेज दे दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय नेम अपडेटेड। सही है, क्लियर। अब इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं रनर में चल के। सो दिस इज आवर रनर। ठीक, ये सब हो जाने के बाद rather देन डिलीटिंग अपन नाम चेंज करते हैं। तो मैं बोलूंगा ईडी सर्व डॉट अपडेट ईएमपी नेम। चलो मयंक का ही नाम चेंज करते हैं, जिसकी आईडी 1 है उसका नाम मयंक राय कर दो। फुल नेम दे दो उसको, मयंक राय। ठीक, नाउ लेट्स ट्राई। एप्लीकेशन को रन करते हैं, और मयंक राय के बाद हमने डेटा पुल करा है। यस, शो ऑल डिपार्टमेंट्स है तो डेटा आ जाएगा। देखिए ध्यान से। ओ, ड्रॉप नहीं करा मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, तभी। ये आ गया मयंक राय। ठीक है, अपडेट क्वेरी फायर हुई होगी। ये अपडेट क्वेरी, जिसने क्या सेट कर दिया? जिसने एम्प्लॉय का नाम सेट कर दिया। बैकएंड पे जाकर वेरीफाई कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो मयंक अब मयंक राय हो गया है। ठीक, दूसरा था एम्प्लॉय, सॉरी, डिपार्टमेंट का नाम चेंज करना। डिपार्टमेंट का नाम भी आपको अपडेट करने को कहा गया था। ठीक, वो कैसे होगा? बोलिए बोलिए बोलिए, एक टास्क ये भी था ना, डिपार्टमेंट का नाम अपडेट हो, ये वाला टास्क। ये कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे एम्प्लॉय का नाम अपडेट हुआ। ठीक, इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपडेट डिपार्टमेंट नेम के नाम से। ठीक, अपडेट डीपीटी नेम। आर्गुमेंट ये भी दो लेगा, एक होगा डिपार्टमेंट आईडी और एक होगा न्यू नेम। फिर क्या करेगा ये? फिर ये पीस ऑफ कोड की जगह डिपार्टमेंट को सर्च करेंगे। यानी कि ये पीस ऑफ कोड आ जाएगा। ये आ गया। अगर डिपार्टमेंट नल नहीं है तो क्या करेंगे? अगर डिपार्टमेंट नल नहीं है तो इस डिपार्टमेंट का नाम सेट करेंगे। यस, सेट नेम, पास कर देंगे इसको न्यू नेम।
फिर डी रेपो को बोलेंगे कि वो किसको सेव करे, डी रेपो को बोलेंगे कि वो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट को सेव करे। ये भी क्लियर है? ठीक, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट सेव होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से कह देंगे अपन डिपार्टमेंट नेम चेंज्ड, और अनफॉर्चुनेटली अगर ये इफ फॉल्स होता है तो अपन कह देंगे डिपार्टमेंट नॉट फाउंड। ठीक, ये हो गया हमारे पास डिपार्टमेंट के नाम को चेंज करने का पार्ट। अगेन विल गो टू रनर। रनर के अंदर जैसे अपडेट ईएमपी नेम है, ऐसे ही दो कॉल और ईडी सर्व डॉट अपडेट डिपार्टमेंट नेम, वन कर देते हैं, आईटी की जगह कर देते हैं उसका नाम एआई। जिस डिपार्टमेंट वन का नाम आईटी था, आफ्टर अपडेशन उसका नाम अब एआई हो जाना चाहिए। ड्रॉप करते हैं टेबल्स, रन द एप्लीकेशन अगेन। तो अब दो चेंजेस हो जाने चाहिए, मयंक बन जाना चाहिए मयंक राय, और डिपार्टमेंट आपका बन जाना चाहिए एआई। ठीक, बोथ द चेंजेस आर डन। वी कैन वेरीफाई फ्रॉम बैक एंड ऑल्सो। एम्प्लॉय भी चेंज हो गया और डिपार्टमेंट का नाम भी बदल गया होगा। क्लियर है? वेरी गुड। लास्ट क्या था? लास्ट था डिपार्टमेंट को डिलीट करना। डिपार्टमेंट भी डिलीट होना है। यस, डिपार्टमेंट भी डिलीट होना है, और डिपार्टमेंट डिलीट होना है तो क्या होगा? वेरी गुड, उसके अंदर के एम्प्लॉय भी चले जाए। ठीक, गुड, करवाइए। पब्लिक वॉइड फॉलोड बाय डिलीट डिपार्टमेंट, पैरामीटर, पैरामीटर इंटीजर डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है ना? गुड। फर्स्ट पार्ट सेम, सर्च करेंगे। यस, फर्स्ट पार्ट सेम, सर्च करेंगे। अगर डिपार्टमेंट नल नहीं निकला तो क्या करोगे? अगर डिपार्टमेंट नल नहीं लिख रहा तो डी रेपो को डिलीट कर देंगे। सही है, डी रेपो डॉट डिलीट डिपार्टमेंट, और मैसेज आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिपार्टमेंट डिलीटेड, एल्स हमारा पार्ट सेम, डिपार्टमेंट नॉट फाउंड। ठीक, कमिंग बैक टू रनर, तो शो ऑल तक आ गया। अब इस पार्ट को हटाकर यहां पे मैं कह देता हूं ईडी सर्व डॉट डिलीट डिपार्टमेंट वन, और फिर से कह देता हूं ईडी सर्व डॉट शो ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक, तो अब क्या क्या डिलीट होगा जब ये लाइन चलेगी? तो जब ये लाइन चलेगी तो टोटल 3 रिकॉर्ड जाएंगे। एक रिकॉर्ड जाएगा डिपार्टमेंट से, 2 रिकॉर्ड जाएंगे एम्प्लॉय से। करेक्ट? यस, करेक्ट। तो चेक करिए, डेटाबेस को ड्रॉप करते हैं, करिए रन। ठीक, अब चेक करिए कितने डिपार्टमेंट बचे। यस, दिस इज ड्यू टू कैस्केड। कितने डिपार्टमेंट बचे? बस एक बचा, एचआर। 2 एम्प्लॉयज बचे, जितेश और महेश। बाकी डिलीट हो गए। ये 3 डिलीट आपको दिख रही होंगी। 2 एम्प्लॉय पे डिलीट चली है, एक डिलीट चली है डिपार्टमेंट पे। बैकएंड पे जाकर वेरीफाई करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, जहां 4 रिकॉर्ड मिल रहे थे वहां मिलेंगे 2 रिकॉर्ड, और जहां 2 रिकॉर्ड मिल रहे थे वहां अब मिलेगा सिर्फ एक रिकॉर्ड। आई होप वन टू मेनी बाई डायरेक्शन क्लियर। क्लियर है? आप छोटे छोटे आपके लिए 2 टास्क मैंने रखे हैं, वो आप ट्राई करिएगा। ऑल दो उन टास्क का सॉल्यूशन भी मैंने स्लाइड में दे दिया है। अब आपको एक तो ये करना है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज करना है, और दूसरा नाम के बेसिस पर एम्प्लॉय को सर्च करना है और उसकी डिटेल्स प्रिंट करनी है विद डिपार्टमेंट डिटेल्स। हो जाएगा? एक मेथड चाहिए जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज करे। मयंक आईटी में था, मयंक को एचआर में डालना है, एक तो ये बनाना है। दूसरा एक मेथड ऐसा भी चाहिए जो हमसे पैरामीटर में एक नाम ले, उस नाम वाले एम्प्लॉय को ढूंढे
और उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल प्रिंट करे, खुद की भी डिटेल, उसका डिपार्टमेंट भी। हो जाएगा। दोनों की एल्गोरिदम मैंने शेयर कर दी है। गॉट इट? ये दोनों की एल्गोरिदम है। इनफैक्ट कोड भी आपके सामने लिख दिया है मैंने, बट आई विश कि आप इस कोड को ना देखें, आप एल्गोरिदम के बेसिस पर कोड को अप्लाई करें। ठीक है, हो जाएगा। बढ़ू आगे में? नहीं होगा तो बताइएगा, क्लास में डिस्कस कर लूंगा मैं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं रिलेशनशिप के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज मैनी टू मैनी। ठीक, मैनी टू मैनी कब होती है? मैनी टू मैनी तब होती है जब दोनों तरफ से वन टू मैनी होती है। जब दोनों तरफ से वन टू मैनी होती है। अ वेरी गुड एग्जांपल इज स्टूडेंट और कोर्स। एक स्टूडेंट कितने कोर्स ज्वाइन कर सकता है? बहुत सारे। एक कोर्स में कितने सारे स्टूडेंट हो सकते हैं? बहुत सारे। राइट? तो जब दोनों तरफ वन टू मैनी आ रहा हो तो वो अपने आप में बन जाता है मैनी टू मैनी। आई होप दिस इज क्लियर। तो वो अपने आप में बन जाता है मैनी टू मैनी। अच्छा, और कोई एग्जांपल मैनी टू मैनी का? हाँ, एक कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं। अलग अलग बैंक्स में एक कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, है ना? और एक बैंक में मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं। कस्टमर के लिए मल्टीपल बैंक हो सकते हैं, बैंक के लिए मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं। ये भी क्लियर है? सो दिस इज सेकंड एग्जांपल जहां पर आपको मेनी टू मेनी देखने को मिलेगा। ऐसे कई एग्जांपल्स आपको मेनी टू मेनी के मिल जाएंगे। ठीक है, अब जेपीए में मेनी टू मेनी कैसे करेंगे? तो जेपीए में मेनी टू मेनी करने के लिए अब आपको वो करना पड़ेगा जिससे आप अभी तक बचते आ रहे थे। आपको याद होगा, आपने वन टू मेनी बाई डायरेक्शन जब पढ़ा था तो कुछ एक्स्ट्रा करा था आपने कि एक एक्स्ट्रा चीज ना बने, उससे बचने के लिए ये करेंगे। वो क्या था? वो थर्ड टेबल थी जिससे आप बचना चाह रहे थे। पर जब मेनी टू मेनी करते हैं तो वो थर्ड टेबल बनती है। क्लियर हुआ? जब मेनी टू मेनी करते हैं तो वो थर्ड टेबल बनती है। और क्यों बनती है उसका कारण समझिएगा, है ना? उसका बहुत बहुत ही वैलिड लॉजिकल रीजन है। और मैं अभी एसक्यूएल लेवल पे आपसे बात कर रहा हूं, नॉट एट जावा लेवल। ठीक है? तो इमेजिन करिए मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक, जिसमें मेरे पास स्टूडेंट की आईडी है। क्या ये प्राइमरी की होगी? और स्टूडेंट का नाम है। ठीक। और अब मुझे स्टूडेंट का कोर्स इसके अंदर ऐड करना है कि स्टूडेंट कौन से कोर्स में है। अगर मैं बहुत ही सिंपल अप्रोच लूं और मैं यहां पे कोर्स का नाम लिख दूं, तो जैसा अपन ने डिस्कस करा, एक स्टूडेंट एक ही कोर्स ज्वाइन कर पाएगा। आप मानते हो? स्टूडेंट नंबर 1 जावा ज्वाइन कर पाएगा। अगर स्टूडेंट नंबर 1 पाइथन ज्वाइन करने की कोशिश करेगा तो कोड फेल हो जाएगा, क्योंकि 1 की एंट्री 2 बार तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इतना आसान नहीं है कि आप यहां पर कोर्स का नेम रख पाए अगर एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन कर रहा है तो। समझ आ रहा है? ओके, इसका मतलब कोर्स की टेबल अलग रखनी पड़ेगी। तो जवाब है बिल्कुल, कोर्स की टेबल अलग रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट नंबर 1 का नाम ए है, 2 का नाम बी है, और स्टूडेंट नंबर 3 का नाम सी है। ठीक। अब मैंने कोर्स की एक टेबल अलग बना ली। चलो बना ली। इसके अंदर एक कोर्स की आईडी रख ली, कोर्स का नाम रख लिया। कोर्स की आईडी 1 है, नाम जावा है। कोर्स की आईडी 2 है, नाम पाइथन है। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों टेबल को देखकर ये समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट नंबर 1 ने कौन सा कोर्स ज्वाइन करा है? ये समझ में आ रहा है कोर्स नंबर 2 में कौन कौन है? बिल्कुल नहीं आ रहा है ना? तो कैसे आएगा? जब इन दोनों की एक कंबाइंड जॉइंट टेबल बनाई जाएगी। उस जॉइंट टेबल का नाम हम रख देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। ठीक है, ये टेबल हमें बनानी ही है, जेपीए ये खुद हमारे लिए बनाएगा। पर कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो बात की बात है। पहले ये समझिए टेबल में होगा क्या। इस टेबल में दोनों के प्राइमरी कीज होंगे। ओके, मतलब स्टूडेंट की आईडी भी होगी और कोर्स की आईडी भी होगी। क्लियर है? तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अब हम यहां पर रख देंगे स्टूडेंट नंबर 1 ने कोर्स नंबर 1 ज्वाइन करा है, स्टूडेंट नंबर 1 ने कोर्स नंबर 2 भी ज्वाइन करा है। गॉट इट? ये मत सोचिएगा सर स्टूडेंट आईडी तो प्राइमरी की है। गौर करिएगा, अब ये दोनों मिलकर बनाएंगी कॉम्पोजिट प्राइमरी की। अब ये अकेली प्राइमरी की नहीं है, अब ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की है। ये क्या होती है? ये होती है कि दोनों कॉलम्स का डेटा कॉमन तौर पर रिपीट नहीं होगा। मतलब स्टूडेंट 1 की कितनी सारी एंट्री आ जाए लेकिन कोर्स आईडी सेम नहीं आनी चाहिए। ऐसे कोर्स आईडी की कितनी भी एंट्री आ जाए, स्टूडेंट आईडी सेम नहीं आनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, क्या स्टूडेंट नंबर 2 कोर्स नंबर 2 ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये भी यूनिक कॉम्बिनेशन है।
क्या स्टूडेंट नंबर 2 कोर्स नंबर 1 भी ज्वाइन कर सकता है? कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट नंबर 1 दोबारा कोर्स नंबर 2 ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एंट्री आप ऑलरेडी दे चुके हैं। क्लियर? सही है, वेरी गुड। तो अब हम इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे काम करेंगे, विच इज कॉल्ड मेनी टू मेनी। और ये जो तीसरी टेबल बनती है, जैसा कि स्लाइड कह रही है, इस तीसरी टेबल को क्या बोलते हैं? इस तीसरी के टेबल को बोलते हैं जॉइंट टेबल। और जॉइंट टेबल में क्या होता है? जॉइंट टेबल में कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं मैं, कम से कम दोनों टेबल की प्राइमरी की तो रखनी पड़ती है। चलें आगे। ये रहा जॉइंट टेबल का डायग्राम। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज सर, ये कोर्स टाइम कहां से आया? ये मैंने कहा कम से कम दोनों की प्राइमरी की होगी। अब यहां पर हमने कोर्स टाइम भी रखा है। ये किसका कोर्स टाइम है? क्या लग रहा है? नहीं, ये स्टूडेंट ने कोर्स कितने समय में कंप्लीट करा उसका टाइम है। ये कोर्स का टाइम नहीं है। दिमाग लगाइए, अगर कोर्स का टाइम होता तो यहां होना चाहिए था ना, जावा का कोर्स कितने समय का है, यहां होना चाहिए था ना। यहां कोर्स टाइम रखने का पर्पस क्या है? यहां कोर्स टाइम रखने का पर्पस यह है कि स्टूडेंट नंबर 1 ने जावा का कोर्स 10 दिन में कंप्लीट करा, स्टूडेंट नंबर 2 ने जावा का कोर्स 30 दिन में कंप्लीट करा। ये वो कोर्स टाइम है। क्लियर? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखिए, बैंक वाला। अब यहां पर क्या है हमारे पास? यहां पर हमारे पास एक टेबल है पीपल के नाम से, एक टेबल है बैंक के नाम से। पीपल को देखकर कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि इसका किस बैंक में अकाउंट है, बैंक को देखकर कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि इसके कस्टमर्स कौन है। पर अगर हम एक कॉमन टेबल बना देते हैं पीपल अंडरस्कोर बैंक, तो हमको पता लग जाएगा कौन सा पर्सन कौन से बैंक का पार्ट है। ऑल गुड, ऑल क्लियर? ठीक, सो दे ऑल आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मेनी टू मेनी। अब सवाल है, जेपीए में क्या करते हैं? पहली चीज, क्योंकि जेपीए के अंदर आपको मेनी टू मेनी करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कलेक्शन तो रखना ही पड़ेगा। यस और नो? रखना पड़ेगा, वेरी गुड। किधर रखना पड़ेगा? एक तरफ के दोनों तरफ? अब वो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप कैसी ले रहे हैं। सही कहा मैंने। अगर रिलेशनशिप आप यूनिडायरेक्शनल ले रहे हैं तो क्या होगा? अगर रिलेशनशिप आप यूनिडायरेक्शनल ले रहे हैं तो एक ही तरफ रहेगा आपका कलेक्शन, बाई डायरेक्शनल है तो फिर दोनों तरफ रखिएगा। ठीक है ना? वेरी गुड, लेकिन कलेक्शन तो रहेगा, ये पक्की बात है। गॉट इट? क्योंकि मेनी टू मेनी है। ठीक है ना? वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जैसा बाकी रिलेशनशिप यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल थी, ये भी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल हो सकती है। याद होगा यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है रिलेशनशिप के बारे में अवेयरनेस एक को ही है। और बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है रिलेशनशिप के बारे में अवेयरनेस दोनों को है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिडायरेक्शनल क्या होता है। ठीक, यूनिडायरेक्शनल का मतलब अगर हम स्टूडेंट और कोर्स को लेकर चलें यूनिडायरेक्शनल में, तो स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। पर क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, तो स्टूडेंट को पता है वो कौन से कोर्स में एनरोल्ड है, पर कोर्स को नहीं पता है कि उसके स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। सही कहा मैंने। स्टूडेंट को पता है वो कौन कौन से कोर्स में है, कोर्स को नहीं पता है उसके स्टूडेंट्स कौन कौन है ना? अब अभी कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं पता है तो मेनी टू मेनी कैसे है, अभी पता चलेगा नहीं पता है तो मेनी टू मेनी कैसे है। ठीक है, चले आगे। वेरी गुड। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूनिडायरेक्शनल मेनी टू मेनी पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, आपको एनोटेशन यूज करना पड़ेगा मेनी टू मेनी। कौन सी साइड पे करोगे? किसी एक साइड पे करेंगे क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। अच्छा, वो एक साइड कौन सी होगी? स्टूडेंट के कोर्स। तो जेपीए कहता है वो तुम डिसाइड करो कि तुम जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। क्या कोर्स होगा तो स्टूडेंट आएंगे, या स्टूडेंट आएंगे तो कोर्स होगा? मतलब आप पहले स्टूडेंट लाओगे फिर कोर्सेज होंगे, या पहले कोर्सेज होंगे फिर स्टूडेंट आएंगे, जैसा भी आपको लग रहा है। तो आप अपनी तरफ से जिसको भी मेन एंटिटी बनाना चाहते हो, आप उसको मेन एंटिटी बना सकते हो। इज दिस क्लियर? गॉट इट? हो सकता है हम स्टूडेंट को मेन एंटिटी बना लें क्योंकि हम स्टूडेंट सेंट्रिक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, या फिर आप वाइस वर्सा ले सकते हो, आप कह सकते हो सर पहले कोर्स लॉन्च करते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स उसमें ऐड करेंगे, वो भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ओके, ठीक है, चलें आगे। ठीक, तो अगर मान लो स्टूडेंट कोर्स रिलेशनशिप है, हम स्टूडेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटी मान लेते हैं, सारे ऑपरेशन हम स्टूडेंट से कंट्रोल करेंगे। वैसे भी यूनिडायरेक्शनल है तो ऑपरेशन एक ही जगह से होंगे, राइट?
वेरी गुड। अब अगर आप स्टूडेंट को मेन एंटिटी मान रहे हो तो स्टूडेंट के अंदर आपको रखना पड़ेगा कलेक्शन। अब वो कलेक्शन लिस्ट होगा कि सेट होगा, ये आप सोच लो। क्या लग रहा है, क्या होगा, लिस्ट होगा कि सेट होगा? वेरी गुड। लॉजिकली तो सेट होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज तो ज्वाइन करेगा, पर एक कोर्स को कितनी बार ज्वाइन करेगा वो? एक ही बार करेगा ना। तो सेट यूनिक होता है, तो बेटर है कि हम आपस सेट रख लें। बाकी चॉइस आपकी, आप लिस्ट भी रख सकते हैं। क्लियर, चलें आगे। वेरी गुड। इसके बाद बारी आती है जॉइंट टेबल सेटअप करने की। जॉइंट टेबल बताए बनाएगा कौन? बनाएगा तो जेपीए, है ना, लेकिन सेटअप आप करेंगे। अब यहाँ एक और मजेदार बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक और मजेदार बात, आपने अभी तक ये देखा है जेपीए के अंदर आप जितनी क्लास बनाते हैं उतनी टेबल बनती है। एक क्लास एक टेबल, दो क्लास दो टेबल, है ना। इस बार मजेदार बात ये होगी कि आप जो क्लासेस हैं जिन्हें आप एंटिटी बोलते हैं वो दो बनाएंगे, लेकिन टेबल कितनी बनेगी? टेबल तीन बनेगी। वो जो जॉइंट टेबल है ना, आपको उसके लिए खुद कोई क्लास नहीं बनानी है। वो जॉइंट टेबल आपकी इन्हीं दो क्लासेस को देखकर जेपीए बना देगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब जो हमारी स्टूडेंट क्लास है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है और हम स्टूडेंट को मेन क्लास मान रहे हैं, तो स्टूडेंट क्लास हमारी कैसी दिखेगी? तो गौर करिएगा, जो आपकी मेन क्लास है जहां से आपकी वो जॉइंट टेबल जनरेट होगी, उस मेन क्लास में मैनी टू मैनी एनोटेशन तो होगा ही होगा। एक और नया एनोटेशन होगा। क्या है उसका नाम? उसका नाम है जॉइंट टेबल। पढ़ा है आपने पहले इस एनोटेशन को? नहीं पढ़ा है, कंफ्यूज मत होइए। आपने जॉइंट कॉलम पढ़ा है, याद आ रहा है? ये जॉइंट टेबल है। एम आई राइट? आपने जॉइंट कॉलम पढ़ा है, ये जॉइंट टेबल नाम का एनोटेशन है ना। ठीक है, तो जॉइंट टेबल एनोटेशन लगेगा मेनी टू मेनी के साथ, और जहां लग गया वही क्लास बन जाएगी ओनिंग। ठीक, तो अब जरा ध्यान से स्टूडेंट क्लास के कोड पे नजर डालिए। क्लियर? बातचीत शुरू करें। नंबर वन, क्योंकि आपने मेनी टू मेनी यहां लगाया है, क्या यही ओनिंग टेबल हो गई? सारे ऑपरेशंस यहीं से होंगे। यस। अब सवाल है, वो जो तीसरी टेबल बनेगी उसका नाम कहीं दिख रहा है? ये रहा उसका नाम, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। ये उस जॉइंट टेबल का नाम है। करेक्ट? करेक्ट। उस जॉइंट टेबल के अंदर आपको जो कॉलम्स रखने हैं उसके लिए दो पैरामीटर्स देंगे आप अपने जॉइंट टेबल एनोटेशन को। एक का नाम है जॉइंट कॉलम्स, जिसमें फिर आप एक एनोटेशन देंगे जॉइंट कॉलम, और यहां होगा उस कॉलम का नाम जो आपकी तीसरी वाली टेबल के अंदर बनेगा। तो जो तीसरी टेबल बनेगी उसका नाम होगा स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, और स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स के अंदर जो पहला कॉलम बनेगा उसका नाम होगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अब सवाल यह है कि ये जो कॉलम आएगा ये कहां से आएगा? तो गौर कीजिएगा, जब आप जॉइन कॉलम्स लिखते हैं तो कॉलम उस टेबल से उठाया जाता है या उस क्लास से उठाया जाता है जहां ये कोड लिखा जा रहा है। कौन सी क्लास में लिखा जा रहा है? स्टूडेंट क्लास में लिखा जा रहा है। स्टूडेंट क्लास का प्राइमरी की कौन है? स्टूडेंट क्लास का प्राइमरी की ये आईडी है। गॉट इट? इसी आईडी का यहां पर क्या नाम पड़ जाएगा? इसी आईडी का यहां पर नाम पड़ जाएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, जेपीए को ये कैसे मालूम कि उसको इसी को उठाना है? तो कॉमन सेंस लगाइए, जो जॉइंट टेबल बनती है वो प्राइमरी की यूज करके बनती है ना, दोनों टेबल्स की। और जेपी इतना तो जान रहा है ना कि ये आईडी प्राइमरी की है, क्योंकि आपने उसके ऊपर @ID लगा रखा है। गॉट इट? इसलिए वो इस कॉलम को लेकर आएगा। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? है ना। तो ये किसका नाम है? ये जॉइंट टेबल जो बनेगी उसमें जो कॉलम बनेगा उसका नाम है। और इसका डेटा किससे कनेक्टेड होगा? इसका डेटा इससे कनेक्टेड होगा। सही है? वेरी गुड। अब सवाल है, जो दूसरी टेबल है हमारी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कोर्स, उससे कॉलम कौन सा आएगा? तो उसके लिए आप लगाओगे इनवर्स जॉइन कॉलम।
सही है, इनवर्स ज्वाइन कॉलम, है ना। एनोटेशन क्या लगेगा, एनोटेशन लगेगा एट द रेट ज्वाइन कॉलम के नाम से, और उसके अंदर फिर आप लिख दोगे नेम इक्वल टू कोर्स आईडी। आ रहा है समझ। अब ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, इसको देखकर ये कैसे पता कि कोर्स टेबल हमारी दूसरी टेबल है। तो वो इसको देखकर पता नहीं चलेगा, वो इसको देखकर पता चलेगा। जो आपने लिस्ट या सेट ले रखा है जिससे आपकी ये टेबल कनेक्ट हो रही है, इस पर्टिकुलर टेबल में या क्लास में जाएगा जेपीए, इस क्लास के अंदर क्या ढूंढेगा, प्राइमरी की, राइट। और प्राइमरी की को यहां लाकर क्या नाम दे देगा, प्राइमरी की को यहां लाकर नाम दे देगा कोर्स अंडरस्कोर आईडी। आई बात समझ, पॉइंट क्लियर हुआ। नो डाउट्स, नो क्वेरीज। बहुत बढ़िया। अब जो आपकी दूसरी टेबल होगी वो कैसी दिखेगी, अच्छा पहले पॉपअप पढ़ लीजिए आप अच्छे से, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट आईडी लिखें, पर कोई नाम तो देंगे ना। एस आईडी लिख दो, आईडी लिख दो, कुछ तो लिखोगे। जो नेम एट्रीब्यूट है उसमें कुछ तो वैल्यू दोगे ना। अभी बताता हूं विकी, एक्स्ट्रा कॉलम पे भी आ रहा हूं। पहले जितना मैंने दिखाया उतना क्लियर है, जितना दिख रहा उतना समझ आ रहा है, उतने में तो कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। अब जरा दूसरे को देखिए, जो कोर्स टेबल होगी उसके अंदर क्या क्या होगा, जल्दी। वेरी गुड। जो कोर्स टेबल होगी उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप यूनिडायरेक्शनल है। तो इसका मतलब कोर्स स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं जानती होगी। वेरी गुड। कोर्स स्टूडेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानती होगी। अब जरा नजर डाल लीजिए कोर्स टेबल की क्लास पे। ऑल गुड, ऑल क्लियर। वेरी गुड। अब आते हैं विकी के क्वेश्चन पे। विकी का कहना है कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करने हो तो हम क्या करेंगे। तो विकी फिर तुम्हें तीसरी एंटिटी बनानी ही पड़ेगी। एक्स्ट्रा कॉलम यहां से बैठकर ऐड नहीं होंगे कि यहां कॉमा लगा के तुमने और कॉलम के नाम दे दिए, क्योंकि आप देख पा रहे होगे जो आपके पास दो प्रॉपर्टीज आ रही है वो जॉइन कॉलम और इनवर्स जॉइन कॉलम के नाम से आ रही है। यानी ये पक्की बात है ना कि इन दोनों प्रॉपर्टीज में जिनका नाम जाएगा वो कॉलम्स होंगे जो ज्वाइन करवा रहे हैं, है ना। अब अगर मान लो तुमको इसके अंदर एनरोलमेंट डेट रखनी है, तुमको इसके अंदर कोर्स का टाइम रखना है, तो इतना अगर तुम्हें मेंटेन करना है तो फिर तुम्हें कितनी एंटिटी क्लास बनानी पड़ेंगी, तो फिर तुम्हें बनानी पड़ेंगी 3 एंटिटी क्लास। आई होप इट्स क्लियर। गॉट इट। अगर ऐसा करना है तुम्हें तो, और ऐसा जनरली हम करते नहीं है, काम हमारा इससे ही चल जाता है जॉइंट टेबल से। ठीक है, बढ़ू आगे। ठीक है, इसका भी पॉपअप पढ़ लीजिए आप। क्लियर। ठीक है, अब जितना कोड मैंने आपको दिखाया अगर उतना मैं रन कर दूं तो ये टेबल्स बनेंगी। बहुत ध्यान से इन्हें ऑब्जर्व करिए और बताइए क्लियर है। क्लियर। चलिए तो पहले इतना करके देख लें, फिर बढ़ते हैं अपन आगे।
सीधे अपन चलते हैं मॉडल्स के अंदर। मॉडल में एक बनाते हैं कोर्स मॉडल, एक बनाते हैं स्टूडेंट मॉडल। ठीक, शुरुआत कोर्स से करते हैं क्योंकि कोर्स डिपेंड नहीं कर रही है स्टूडेंट पे, कोर्स को कोई मतलब नहीं है। द फर्स्ट एनोटेशन एज यूजुअल एंटिटी एनोटेशन, followed by @id, followed by @generated value, पैरामीटर के अंदर स्ट्रैटेजी इक्वल टू generation टाइप डॉट आइडेंटिटी। ठीक, अंदर आकर प्राइवेट इंटीजर, लेट्स कॉल इट आईडी, सिंपल आईडी, एंड another one private string title. Apart from this, the usual methods जो आपको चाहिए होंगे, source, setter and getters, so we need setter getter for both. ठीक है, Control Shift F, and maybe we might require a toString also, so एक toString भी ले लेते हैं। ठीक, ये भी जनरेट हो गया, सेव। देन विल गो टू स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास के अंदर काम ज्यादा है, तो पहले तो मेंबर्स ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट क्लास के अंदर होगा प्राइवेट इंटीजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, यहां क्या रखा था मैंने, टाइटल, वेरी गुड, ठीक है, यहां आ गया नेम। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस अब हमें करना है @many to many। ठीक, मैनी टू मैनी पैरामीटर में ले रहा है कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट ऑल। क्यों आ रहा है, आई होप आप समझ रहे होंगे। कैस्केड टाइप डॉट ऑल इसलिए आ रहा है कि स्टूडेंट पे करेगा सारे ऑपरेशन कोर्स पे पास ऑन हो जाए, है ना। बस एक खतरा है, एक खतरा है, स्टूडेंट पे करे गए सारे ऑपरेशन कोर्स पे पास ऑन हो जाए। इसका मतलब अगर आप किसी स्टूडेंट को डिलीट करोगे तो उसने जितने भी कोर्सेज अटेंड करे हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और प्रैक्टिकली ऐसा हो पाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा हो पाएगा। दो बातों में फर्क है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हो पाएगा? हो भी नहीं पाएगा और होना भी नहीं चाहिए। पता है क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा, समझना ध्यान से, दिक्कत कहां जाएगी। ये है आपकी स्टूडेंट टेबल, ठीक, ये है आपकी कोर्स टेबल, और ये है आपकी स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर ID 1 है, नाम A है, ID 2 है, नाम B है। कोर्स के अंदर ID 1 है, कोर्स जावा है, ID 2 है, कोर्स पाइथन है। अब ये जो स्टूडेंट 1 है इसने जावा का कोर्स ज्वाइन करा है, स्टूडेंट 2 ने भी जावा का कोर्स ज्वाइन करा है। अब अगर आप स्टूडेंट 1 को डिलीट करते हो, आपने तो कैस्केड ऑन करा हुआ है ना, जब कैस्केड ऑन होगा और आप स्टूडेंट पे डिलीट चलाओगे जिसकी ID 1 है, गॉट इट। तो आप मुझे बताइए क्या ये स्टूडेंट पेरेंट टेबल है इसकी? बोलिए, है? अगर स्टूडेंट इसकी पेरेंट टेबल है, समझने की कोशिश करिएगा, अगर स्टूडेंट इसकी पेरेंट टेबल है तो पहले चाइल्ड टेबल से रिकॉर्ड जाएगा फिर पेरेंट टेबल से जाएगा, है ना। अब जब जेपीए चाइल्ड टेबल से रिकॉर्ड हटाने की कोशिश करेगा, 1 और जावा, गॉट इट, तो उसने इस 1 और जावा को हटाया, तो आप मुझे बताइए इस चाइल्ड टेबल की डिपेंडेंसी पेरेंट पे है? बोलिए बोलिए बोलिए, है? और क्या कोई दूसरा स्टूडेंट भी जावा पे है? गॉट इट, दूसरा स्टूडेंट भी जावा पे है ना। तो आपके इस कोड के अंदर आ जाएगी इनकंसिस्टेंसी। वी डोंट वांट ना कि अगर स्टूडेंट 1 का कोर्स खत्म हो रहा है तो जावा पूरा ही हट जाए, हमें जावा थोड़ी हटाना है ना। और प्रॉब्लम समझिएगा, सिर्फ इससे नहीं हटेगा, वो इससे भी हटेगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट की वो तो कोर्स के साथ है ना।
तो जब स्टूडेंट 1 का जावा का कोर्स खत्म होगा, यहां से तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहां से जावा डिलीट नहीं होना चाहिए ना। बट हाइबरनेट तो यहां से भी डिलीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने बोला है कैस्केड टाइप डॉट ऑल। गेटिंग दिस? इसका मतलब डिलीशन को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, ऑल तो आप लिख रहे हैं, बट डिलीशन मैनेज करना आपकी ड्यूटी होगी। ठीक, चलूं आगे? वेरी गुड। फिर इसके बाद रहेगा आपका एट द रेट जॉइन टेबल। ठीक, एट द रेट जॉइन टेबल के पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर का नाम रहेगा नेम। ठीक है, इज इक्वल्स टू रहेगा, और यहां आपकी तीसरी टेबल का नाम जो आप दे रहे थे, मैंने दे दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। गुड। इसके बाद इसके बाद जल्दी जल्दी बोलिए। जॉइंट टेबल ऐसे नहीं आएगा, बिल्कुल सही। मैं सिंटेक्स चेक करूं, मेरे ख्याल से जॉइंट कॉलम भी आएगा ना यहाँ। जॉइंट कॉलम्स। वेरी गुड। और जॉइंट टेबल के पैरामीटर में नेम है। ठीक है, तो ये तो हमने ठीक लिखा। जॉइंट टेबल के पैरामीटर में नेम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट कोर्स। फिर यहाँ एक कॉमा आएगा। इस कॉमा के बाद इस कॉमा के बाद आएगा जॉइंट कॉलम्स इज इक्वल्स टू एट द रेट जॉइंट कॉलम। ठीक, और एट द रेट जॉइंट कॉलम में फिर आएगा नेम इज इक्वल्स टू, और यहां पास करना पड़ेगा आपको जो तीसरी टेबल बन रही है, उसमें जो कॉलम बनेगा उसका क्या नाम देंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। क्लियर है? ठीक, ये हो गया एक हमारे पास जॉइन कॉलम्स इज इक्वल्स टू एट द रेट जॉइन कॉलम। और इसके बाद विल गो फॉर अनदर कॉमा। इस कॉमा के बाद इस कॉमा के बाद इनवर्स जॉइन कॉलम्स इज इक्वल्स टू अगेन एट द रेट जॉइन कॉलम। इसके अंदर फिर पैरेंथेसिस ओपन, फिर से नेम इज इक्वल्स टू कोर्स अंडरस्कोर आईडी। क्लियर हुआ? ठीक, अब ये सारे के सारे लग किसके ऊपर रहे हैं? ये सारे के सारे लग रहे हैं इस सेट के ऊपर। प्राइवेट सेट, सेट ऑफ whom? सेट ऑफ कोर्स। सो प्राइवेट सेट कोर्स followed by courses is equals to new hash set. क्लियर? गुड गुड। तो अब इनको हटाते हैं अपन, ये दोनों ड्रॉप करते हैं। फिलहाल रनर को भी ब्लैंक कर रहा हूं मैं। सर्विस भी अभी हमें नहीं चाहिए, और ना ही अभी हमें कोई रेपो चाहिए। ठीक, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन तैयार। रन कीजिए एंड लेट अस सी बैकएंड पे टेबल क्या बनती है। चलिए करिए चेक। सबसे पहले शो टेबल्स। कितनी टेबल दिखेंगी? 5। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट तो पहले ही थी, वो भी तो थी ना एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, और 3 और आ गई होगी। राइट, तो हो गई 5। कोर्स, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नहीं, ये तो हमारी है नहीं। कहाँ बन गई है? हाँ, स्टूडेंट पे मैंने शायद एंटिटी नहीं लगाई या आईडी नहीं लगा, हाँ इसीलिए तो एट द रेट एंटिटी, that is important, I forgot to do that. Apart from this, we need at the rate id, at the rate generated value, and strategy equal to generation type dot
आइडेंटिटी, कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक, इन सबको कर देते हैं अपन ड्रॉप, ड्रॉप टेबल। यूजर प्रोफाइल तो ठीक पहले वाली थी, ड्रॉप टेबल डीपीटी। चलो ईएमपी हटाते हैं, डीपीटी हटाते हैं, देन लेट्स ड्रॉप दिस कोर्स ऑल्सो। ठीक, अब क्या क्या रह गई? ठीक है, इनको भी हटा ही देते हैं कि मैं इनकी जरूरत अब नहीं है। ड्रॉप टेबल, पहले प्रोफाइल जाएगी क्योंकि वो चाइल्ड, अच्छा सॉरी, यूजर चाइल्ड है। ठीक है, तो पहले यूजर जाएगी, फिर प्रोफाइल जाएगी। शो टेबल अब हो जाना चाहिए बिल्कुल ब्लैंक। परफेक्ट। अब क्या करें? अब करें आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट। सो लेट्स रीरन द कोड। ये अब आपके लिए तीन टेबल्स, डिस्क्राइब, कोर्स, ये कोर्स है, आईडी और टाइटल जिसमें से आईडी प्राइमरी की है, ये स्टूडेंट है। कितने कॉलम स्टूडेंट में? दो ही कॉलम, वेरी गुड। जबकि आपने फील्ड तीन रखी थी, पर कॉलम आपको दो ही मिलेंगे, एक आईडी और एक नेम। और तीसरी है स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। इसमें कितने कॉलम? दो कॉलम, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। क्लियर? गुड। अब बात करते हैं कैस्केडिंग ऑपरेशंस के बारे में, कौन कहां से होगा। तो क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं कहां से होगा, वहीं से होगा जो ओनिंग है। और हमारे केस में ओनिंग कौन है? हमारे केस में ओनिंग स्टूडेंट है, तो सारे ऑपरेशन स्टूडेंट की तरफ से होंगे। पर जैसा मैंने कहा, हमें डिलीशन के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो अनवांटेड बिहेवियर, अनवांटेड आउटपुट्स आ जाएंगे। ऑल गुड, ऑल क्लियर? ठीक है, अब ये हमारा टास्क है। हमें एक छोटी सी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है जिसमें स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन कर पाए और हर कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स आ पाए। कोड हमारा यूनिडायरेक्शनल, मेनी टू मेनी होगा, स्टूडेंट टू कोर्स। क्लियर है? क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ पांच, चलो छह, छह फंक्शनैलिटी चाहिए। कोर्स का नाम ऐड हो जाए, स्टूडेंट ऐड हो जाए, स्टूडेंट कोर्स में एनरोल हो जाए, मैं किसी कोर्स के सारे स्टूडेंट्स देख पाऊं, या यूं कह लो सभी स्टूडेंट और उनके कोर्सेज देख पाऊं, स्टूडेंट को डिलीट कर पाऊं, कोर्स को डिलीट कर पाऊं। गॉट इट? स्टूडेंट को डिलीट कर पाऊं तो क्या हो? स्टूडेंट को डिलीट कर पाऊं तो स्टूडेंट और जॉइंट टेबल में से डेटा जाए, कोर्स में से ना जाए। कोर्स को डिलीट करूं तो क्या हो? तो कोर्स और जॉइंट टेबल में से डेटा जाए, स्टूडेंट में से ना जाए। क्लियर है? यही सबसे टिपिकल केस है मेनी टू मेनी का। बाकी तो सब बिल्कुल सिंपल है, इजी टू फॉलो है। टिपिकलिटी बस इसी के अंदर आएगी। क्लियर? ग्रेट, वेरी गुड। अब पहले सेटर गेटर पे नजर डाल दीजिए। स्टूडेंट के अंदर सही सेटर गेटर है? नहीं है, स्टूडेंट के अंदर तो सेटर गेटर हमने बनाया ही नहीं। तो जरा इनको बना ले। तो तीनों के लिए चाहिए आपको? कोर्सेज के लिए भी? क्या बोलते हैं? बोलिए 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 जल्दी। यस, तीनों के लिए चाहिए। ठीक, जनरेट करा दीजिए। ये सबके लिए सेटर और गेटर आपने जनरेट करा दिए, स्टूडेंट के लिए भी, उसके नाम के लिए भी, और उसके कोर्सेज के लिए भी। ठीक है, रिपॉजिटरी कितनी चाहिए? जल्दी जल्दी गलत, दो चाहिए। क्यों दो, क्यों चाहिए? दो इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप कोर्स ऐड करोगे तो उसमें स्टूडेंट का रोल है। लगा दिमाग? नहीं है ना। अगर मैं कोई कोर्स लॉन्च कर रहा हूं तो पहले उसमें एडमिशन लूं फिर कोर्स लॉन्च करूं, ये तो इलॉजिकल लग रहा है। पहले कोर्स की डिटेल्स आ जाएं, एडमिशन बाद में रहेंगे। एम आई राइट? तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के थ्रू कोर्स पे जाने का मतलब ही नहीं है। इसलिए मुझे कोर्स की भी रिपॉजिटरी चाहिए। फाइन। तो मैं गया न्यू में और यहां आकर मैंने एक इंटरफेस बनाया, कोर्स रिपॉजिटरी।
ठीक, किसको एक्सटेंड करेगा? एज यूजुअल जेपीए को करेगा, जिसको सब करते हैं ये भी करेगा उसी को। ठीक, एंगुलर ब्रैकेट में क्या क्या डालोगे? एंगुलर ब्रैकेट में एंटिटी का नाम डालेंगे, एंटिटी का नाम हमारे लिए कोर्स है, और उसकी प्राइमरी की डेटा टाइप डालेंगे। प्राइमरी की के डेटा टाइप हमारे लिए इंटीजर है। ये हो गई हमारी कोर्स रिपॉजिटरी कंप्लीट। ठीक, फिर हमारे पास क्या होगा? फिर हमारे पास आएगा स्टूडेंट रिपॉजिटरी। सो विल गो फॉर अनदर इंटरफेस, विल कॉल इट स्टूडेंट रिपॉजिटरी, जो एक्सटेंड करेगी अगेन जेपीए रिपॉजिटरी को, और कोर्स की जगह नाम आएगा स्टूडेंट। ठीक है, सर्विस कितनी? वेरी गुड, सर्विस आपको सिर्फ एक चाहिए, राइट? क्यों चाहिए आपको एक सर्विस? क्योंकि आपने जो भी ऑपरेशंस देखे हैं उसमें कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जिसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। समझ आ रहा है? कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। कौन से ऑपरेशन ऐसे हैं जिसमें दोनों इन्वॉल्व हैं? आपको दोनों रेपो की जरूरत किस में पड़ जाएगी? आपको दोनों रेपो की जरूरत पड़ जाएगी, मैं बताता हूं, जब स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल होगा। डिलीशन तो बात की बात है। जब स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल होगा तो आप ढूंढोगे नहीं ये कोर्स है कि नहीं है? ढूंढोगे ना? तो आपको कोर्स रेपो चाहिएगी, और फिर स्टूडेंट रेपो चाहिएगी। गॉट इट? स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, राइट? इसलिए आपको कई बार, जैसे वो एनरोल वाला जो केस है, उसमें तो आप दोनों में सर्चिंग करोगे ना। ये दोनों का एग्जांपल, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है, ये समझ आ रहा है आपको? ये अलग कहानी है ऐड न्यू स्टूडेंट, ये अलग कहानी है एनरोल द स्टूडेंट इन द कोर्स। गेटिंग दिस? ऐड न्यू स्टूडेंट इज डिफरेंट, एनरोलिंग द स्टूडेंट इज डिफरेंट, है ना? इसलिए आपको कितने सर्विस चाहिए? आपको एक ही कॉमन सर्विस चाहिए जिसमें दोनों काम होंगे। ठीक, लेट्स कॉल इट इंस्टीट्यूट सर्विस। ठीक है, क्लियर हुआ? ग्रेट। आइए नेक्स्ट लेक्चर करते हैं तो कंटिन्यू, रिलेशनशिप टॉपिक खत्म करते हैं और बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेब एमवीसी। 6 8 सेंड कर दें, ठीक है कर दूंगा। ओके, बाय बाय।